दोपहर का वक्त था। बाकी सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मुझे दिन के वक्त अक्सर रिसाले पढ़ने की आदत थी, क्योंकि मैं दिन को सो जाती तो रात भर नींद न आती। इसीलिए मैं जाग रही थी और आखिरी कमरे में बैठी खिड़की के पास बैठी ठंडी हवा से महसूस होती डाइजेस्ट की आखिरी कहानी पढ़ रही थी, जब मुझे बाहर सहन में एक साया सा महसूस हुआ। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, मगर जब साया काफी गहरा हो गया और मुझे लगा कि कोई इंसान सहन में खड़ा है, तो मैंने अपना डाइजेस्ट बंद किया और कमरे से बाहर आ गई। और फिर मैंने सहन के साथ लगे दरवाजे से बाहर जाते एक वजूद को देखा। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन जाग रहा है जबकि बाकी सब सो रहे हैं। किसी औरत का दुपट्टा मैंने देखा। तब मैं वहीं खड़ी हो गई। मुझे शक था कहीं को चोरी करने के लिए हमारे घर ही न घुस आया हो। मैं सहन के पास लगे दरवाजे के पास जाकर दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि मैंने देखा मेरी नंद वापस घर में दाखिल हो रही है और उसकी सांसें फूली हुई हैं। वो मुझे देखकर घबरा गई। क्या हुआ है सादिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? इस दोपहर में बाहर कौन आता है? मैंने हैरत से पूछा, क्योंकि वो नंगे पांव बाहर से अंदर आई थी। मुझे देखकर उसने कोई जवाब न दिया और घूरती हुई आगे चली गई, जैसे कहना चाह रही हो कि अपने काम से काम रखो, मैं जो चाहूं करूं। खैर, मैंने किसी बात का बुरा नहीं मनाया। वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। लेकिन 2-3 दिन से मैं महसूस कर रही थी कि सादिया का रवैया बदलता जा रहा है। वो मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी। हालांकि मैं तो उसकी हर बात का मान रखने की कोशिश करती। खैर, एक दिन बातों बातों में इस बात का जिक्र मैंने अपने शौहर हमजा से कर दिया। हमजा मेरी बात सुनकर अलग बरहम हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन में कोई ऐसी वैसी बात है? खबरदार, जो आया तुमने उसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला। हमजा के मुंह से इतनी तल्ख, तुर्श और सख्त बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी बहनों की जगह है। मैं भला क्यों उसके बारे में ऐसा सोचूंगी? बस यही कह रही थी कि उसे कोई मसला है, तभी वो हमको बताना नहीं चाहती। बताती चलूं कि मेरी नंद की उम्र 30 साल हो गई थी, मगर वो अभी तक कंवारी बैठी थी। तभी अगले दिन मैंने फिर हमजा से नंद का मौजू छेड़ा। बात सुने, मैंने डरते डरते कहा, अगर आप कहें तो मैं सादिया के लिए एक रिश्ता लेना चाहती हूँ। वैसे भी इसकी उम्र काफी हो गई है। शादी करके घर बसा लेगी तो इसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना तो यूं ही मसले मसाइल होते रहेंगे। मेरा ये करना था कि हमजा मारे गुस्से के उठ खड़े हुए। इन्होंने टेबल पर पड़ा कांच का गिलास भी जमीन पर दे मारा और मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा मैं सादिया के बारे में कोई बात ना करूं। हालांकि सादिया मेरी छोटी बहनों की तरह थी। मैं उसका घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही भाई को अपनी बहन की कोई परवाह नहीं थी। मैं खामोश होकर बैठी रही, लेकिन हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। सुबह होते ही मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करने का सोचा, क्योंकि मेरे ख्याल में भाइयों को ऐसे मामलात में उलझाया भी नहीं जाता। मैंने अपनी सास से अपनी नंद के रिश्ते की बात की तो खिलाफ तवक्के इन्होंने अच्छा जवाब दिया। बोली कि हाँ बेटी, मैं भी चाहती हूँ कि सादिया की शादी हो जाए या अपना घर बसा ले, मगर मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। उनकी उदासी देखकर मैं समझ गई कि वो भी अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हैं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपने मैके से कोई न कोई रिश्ता सादिया के लिए जरूर लाऊंगी। यह अगले दिन दोपहर की बात है, जब मैं मामूल के मुताबिक बैठी एक रिसाले की वर्करदानी कर रही थी। तभी मुझे बाहर एक साया नजर आया, जिसे देखते ही मैं बाहर गई। मैं जानना चाहती थी कि मेरी नंद दोपहर के वक्त कहाँ जाती है और उसकी क्या सरगर्मियां हैं। तभी बाहर जाकर देखा तो सहन में कोई नहीं था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की चीखों की आवाज आ रही थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। बाहर जाकर देखा तो सादिया दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। मुझे उसका ये रोना धोना समझ में नहीं आया। तभी मैंने उसे अंदर आने को कहा। मुझे देखकर वो और ज्यादा रोने लगी, यहाँ तक कि मुझे अपने घर वालों को बुलवाना पड़ा। लेकिन जब तक मैं अपनी सास को बुलाती, सादिया बेहोश हो चुकी थी। मैंने और मेरे शौहर हमजा ने उसे उठाकर चारपाई पर डाला, मगर वो बददस्तूर बेहोश थी। फिर हमने लाख कोशिश की कि वो होश में आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम लोग उसे अस्पताल ले गए।
क्योंकि उसके मुंह से अजीब सा झाग निकल रहा था। अस्पताल वालों ने भी उस दिन हड़ताल थी। तब सादिया की हालत बिगड़ गई। रास्ते में हमें एक औरत मिली। वो हुर्रिये से नर्स मालूम होती थी। औरत कहने लगी कि तुम्हारी बेटी की तो जान चली गई है, अब इसे अस्पताल में ले जाने की कोई जरूरत नहीं, ना ही कोई फायदा है। हमारे तो होशो हवास उड़ गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सादिया इस उम्र में चल बसेगी। सादिया को घर लाया गया। हर तरफ सफ़े मातम बच चुकी थी। खानदान वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि एक 30 साला जवान औरत इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिसने अभी तक जिंदगी की खुशियों का मजा भी नहीं चखा था। चूंकि मुझे अपनी नंद की मौत का अफसोस तो था, मगर मेरी वो कैफियत नहीं थी जो हमजा और मेरी सास की थी। तभी मैं खामोश हो रही। मेरे होशो हवास बहाल थे, मगर हैरत मुझे उस वक्त हुई जब सादिया को गुस्ल देने के लिए एक ऐसी औरत आगे बढ़ी जिसे मैं जानती ही नहीं थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही नर्स थी जिसने हमें रास्ते में ये बताया था कि सादिया की मौत वाकई हो गई है। सादिया के घर वालों को तो कोई होश न था। औरत ने अपनी जिम्मेदारी पर सादिया को गुस्ल दिया और किसी को भी सादिया के जनाजे को हाथ नहीं लगाने दिया। हम सब ऐसा करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने खुद को गुस्ल और तदफीन देने की माहिर औरत जाहिर किया, तो हम लोग खामोश हो गए। उसने कहा कि वो तमाम फराइज से भी वाकिफ है। सादिया के घर वालों पर तो कयामत टूट पड़ी थी। वो इस नागहानी हादसे के लिए तैयार नहीं थे, सो सब लोग खामोश ही रहे। कफन दफन का इंतजाम भी पड़ोसियों ने ही किया, जबकि वो औरत जनाजे के साथ साथ रही। मुझे उस औरत को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी पुरस्रार काली आंखें और तासुरात से आरी चेहरा अजीब सा लग रहा था। मेरी सास ने जब जनाजा उठने लगा अजीब वावेला मचा दिया। रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया और जनाजे के साथ चल पड़ी। हम उन्हें रोकते ही रह गए, मगर वो नहीं रुकी। जब मर्द जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे तो पीछे पीछे मेरी सास भी कब्रिस्तान चली गई। उनको रोकने के लिए हम सब नाकाफी हो गए। उनका रोना चिल्लाना हमसे भी बर्दाश्त न हो रहा था। बिलाखिर हमजा ने मुझे उनको रोकने से मना कर दिया। बोले कि इन्हें अपने दिल की भड़ास निकालने दो, ऐसा न हो कि सदमे से पागल हो जाएं। मगर मैं उनके साथ साथ ही थी। कब्रिस्तान में अब हमारे चंद एक रिश्तेदार ही रह गए थे। सादिया को कब्र में उतारा जा रहा था। मेरी सास यहाँ भी कब्र के धाने तक आई। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला। सादिया की कब्र बंद की जा चुकी थी। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ खड़ी थी। हम लोग जब घर वापस आए तो घर में अजीब सी वीरानी थी। मैंने अपनी बहन को अपने पास रोक लिया। कहने लगी, साथ ही रुक जाती हूँ, आपके घर का माहौल ठीक नहीं है। ऐसे में आपके लिए परेशानी भी बहुत है और काम का बोझ भी ज्यादा है। मैंने अपनी बहन नादिया का शुक्रिया अदा किया। रात को मैं और मारिया एक ही कमरे में थे, जबकि हमजा अपनी अम्मी के साथ दूसरे कमरे में सोए थे। घर के माहौल में सुकूत सा तारी था। हर तरफ सोगवारी थी। तब मैंने सोने से पहले अपने हाथ में देखा तो मेरे हीरे की अंगूठी गायब थी। मेरे तो पांव तले से जमीन खिसक गई। ये वो अंगूठी थी जिसकी मालियत 20 लाख थी। यूं कह लें कि ये किसी खजाने से कम नहीं थी। और हमजा ने शायद अपनी सारी जिंदगी की दौलत और मेहनत इस एक अंगूठी में लगा दी थी। शायद उनकी ये जिद थी कि वो मुझे शादी की रात हीरे की अंगूठी तोहफे में देंगे। मैं उनका ये तोहफा हर वक्त अपनी उंगली में रखती, कभी भी इसे ना उतारती। लेकिन आज वो अंगूठी मेरे हाथ से गायब थी। यही सोचकर मेरा दिल हौलने लगा। मैंने अपनी छोटी बहन को ये बात बता दी तो उसने मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, बाजी, मैं तो समझी कि वो कोई आम सी अंगूठी है। आप बता देती तो मैं उसी वक्त आपको मुत्तला करती। जब आप शाहीन आंटी को संभाल रही थी तो वो अंगूठी सादिया की कब्र में गिर गई थी। मुझे लगता है कि वो वहीं रह गई है। मैंने देखा भी था, मिट्टी में अंगूठी जज्ब हो गई थी। जबकि आपको इसलिए न बताया कि शायद मामूली अंगूठी हो। यूं कब्र से कोई चीज लेना अच्छा नहीं लगता। मारिया की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। उफ खुदाया मारिया, तुम भी कितनी बेवकूफ हो। मुझे उस वक्त बता देती तो कितना अच्छा होता। मुझे इस वक्त कब्रिस्तान न जाना पड़ता। क्या कह रही हो बाजी? मारिया चीख कर बोली। इस वक्त कब्रिस्तान जाना हरगिज ठीक नहीं होगा।
किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी और फिर तुमको जरा शर्म नहीं आएगी अपनी नंद की कब्र खोदकर वो अंगूठी निकालते हुए। मारिया ने बज़ाहिर मुझे शर्म दिलाना चाही, मगर मैं इस बात पर बिल्कुल भी आमादा नहीं थी कि मैं अपने हीरे की अंगूठी कब्र में रहने देती, और दिन के वक्त तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं कब्र खोदकर वो अंगूठी निकाल सकती। मैंने मारिया को फैसला सुना दिया कि अब तो कब्रिस्तान जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अकेले ही चले जाना था। अगर मारिया मेरे साथ ना आती, तभी मारिया ने मेरा साथ देने की हामी भर ली। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों दबे कदमों घर से बाहर निकले। बाहर काफी ठंड थी। हमारे पास एक छोटी सी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में हम घर के करीब ही वाक़े उस कब्रिस्तान में पहुंचे। अभी मिट्टी ताज़ा सी। हम लोगों ने जाकर उसे हटाना शुरू कर दिया। हम जरा सी रोशनी करते और ज्यादा वक्त खोदने में लगाते। डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि सनसनाहट उरूज पर थी और कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं, जबकि इस कब्र में कोई गोरकन भी नहीं था। इस वजह से हमारा डर दोगुना हो गया था। अगर इस वक्त कोई आ जाता तो न जाने हमारी हालत क्या होती। काफी देर गुजर गई। मारिया ने कहा कि बाजी, हमारे बस में ये कब्र खोदना नहीं है, बेहतर है कि हम यहाँ से चले ही जाएं। मगर मैंने हिम्मत न हारी। कब्र खोदते खोदते बात सिल्लों तक आ गई, जिन्हें हटाना मुश्किल तो था, मगर मैंने और मारिया ने जोर लगाकर उन सिल्लों को भी परे कर दिया। अब मसला अंगूठी निकालने का था। तभी हमारी नजर जब कब्र की मिट्टी पर पड़ी तो हम दोनों के पांव तले से जमीन सरक गई। सर पर गोया आसमान आ गिरा। मेरी नंद की कब्र खाली थी और उसमें उसकी लाश भी नहीं थी। ये दोनों के लिए हैरत की बात थी। दिल में हजारों वसवसे आने लगे। नादिया की बातों ने मुझे पहले ही डरा रखा था। मैं अंगूठी तो क्या ढूंढती, उस मिट्टी में कुछ नजर ही न आ रहा था। अपनी तक हार कर हम लोग कब्रिस्तान से निकल आए। मैं और मेरी छोटी बहन इसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर नंद की लाश उसकी कब्र से कहाँ गई। हमारे तो मारे खौफ के बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से जब हम लोग घर पहुंचे तो एक और कयामत हमारी मुंतजिर थी। घर का दरवाजा बंद था, यानी कि किसी ने खुला समझकर घर के दरवाजे को बंद कर दिया। अम्मा अब्बा का घर तो मेरे घर से बहुत दूर था, इसलिए अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। तभी मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर दरवाजा खुला नहीं। अब और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि जोर से घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाए, लेकिन ऐसा करने से घर के सभी मेहमान जाग जाते और हमारे लिए ये कोई अच्छी बात न होती। मैं और मेरी बहन एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि अब क्या करें। तब वो बोली कि दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग इसी कोशिश में थे कि घर के अंदर शोर पैदा हुआ। गालिबन घर में मौजूद मर्दों को लगा कि दरवाजे पर कोई चोर आ गया है। वो हथियार लेकर बाहर आ गए। मैं और मेरी छोटी बहन सहम कर एक तरफ खड़े हो गए। सबसे आगे हमजा थे, जो शायद मुझ पर हमला कर ही देते अगर मैं ये न बताती कि मैं और मारिया कब्रिस्तान गए थे। दरवाजे के पास ही मेरे शौहर खड़े थे। इन्होंने कुंडी खोली और मुझे खौफनाक निगाहों से घूरने लगे। घर के 2-3 लोग भी जाग गए थे। मेहमानों को खबर हो गई कि घर में कोई बदमज़गी हो गई है। मेरे शौहर पहले ही सदमे से निढाल थे। उन्होंने मेरी इस हरकत पर बहुत बुरा मनाया। होते होते ये बात रिश्तेदारों तक फैल गई और मेरी छोटी बहन के मुंह से ये भी निकल गया कि मेरी नंद की लाश कब्र में मौजूद नहीं थी। इस बात से हम सब बहुत परेशान हुए। मैंने इस बात पर बहन को डांटा और शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये झूठ बोल रही है, मगर उन्हें कहाँ चैन आना था कि कब्रिस्तान में से वाकई वो लाश गायब है जो सादिया की कब्र में रखी गई थी, यानी कि सादिया का मुर्दा वजूद कब्र से उठा लिया गया था। ये बात जानते ही पूरे खानदान में कोहराम मच गया। मेरे शौहर का तो गुस्से से बुरा हाल था कि आखिर ये हरकत किस शख्स ने की है। उस बदबख्त को तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। मैंने भी सारी सच्चाई बता दी। अपनी हीरे की अंगूठी के मुतालिक अपने शौहर को आगाह किया। इस बात पर तो इन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन इस बात पर सभी गुस्से में थे कि आखिर सादिया की लाश कब्र से कहाँ गई। ये तो हमारे खानदान की बेहुरमती थी कि हम लोग ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे जिस खानदान की औरतें कभी अपना एक बाल भी किसी पर जाहिर न होने देती। इस बात की वजह से
ہمارے خاندان میں نئی مصیبت آ کر رہ گئی۔ سب لوگوں نے میرے ساس سسر اور شوہر سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ آخر آپ کی بیٹی کی لاش کہاں گئی؟ اسے کون اٹھا کر لے گیا؟ کہیں یہ سب کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا؟ اس بات سے ہم لوگ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ حمزہ کب تک لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے؟ بالآخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ لوگوں کا کام ہے کہ دوسروں کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حمزہ نے محکمے میں درخواست دی تو 2 مہینے میں ان کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ ابھی تک اس بات کو بھولے نہیں تھے۔ بالآخر ہم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر انو عاقل چلے گئے۔ یہاں کے لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم سب یہاں آ کر یوں ہو گئے جیسے کہ کسی اور ہی دیس میں آ گئے ہوں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر پٹھان تھے اور ان کی بولی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بظاہر زندگی میں سکون سا آ گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر میں نے اس گھر کو پہلے کے جیسا بنا دیا۔ وہ اگرچہ اپنی بیٹی کے غم میں تھے مگر نئے علاقے میں آ کر وہ بھی بہت کچھ بھول بھال گئے تھے۔ بہرحال کوئی کب تک اجنبی رہتا ہے۔ کچھ ہی دن میں ہماری آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت بڑھنے لگی۔ ہم لوگوں نے آنا جانا شروع کیا اور آس پاس کی خبر رکھنے لگے۔ ایک دن میرے پڑوس میں ایک عورت تھی۔ وہ میری باتیں سننے لگی تو بولی کہ تم لوگ جس علاقے سے آئے ہو اسی علاقے کے یہاں ایک اور میاں بیوی بھی رہنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کی ہے، اسی وجہ سے وہ یہاں پر رہنے آئے ہیں کیونکہ اس علاقے میں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم اس سے مل لو تو تمہاری اس سے جان پہچان ہو جائے گی، کیونکہ تم دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے، اس لیے تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے اپنی پڑوسن کی یہ بات صحیح لگی، تبھی میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی دن اس لڑکی سے ملوانا۔ اس نے اس لڑکی کا نام شمائل بتایا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں اس شمائل سے ملوانے چلتی ہوں جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ آج اکیلی ہوگی، اس کا شوہر دن کو کام کرنے جاتا ہے۔ اگر تم ملنا چاہو تو مجھے بتانا۔ میرا دل آج ویسے بھی اداس ہو رہا تھا۔ میں شمائل سے ملنے اپنی اسی پڑوسن کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی نند سعدیہ تھی۔ وہ بھی مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں اس پر غصہ بھی ہوئی اور پوچھا کہ آخر اتنے بڑے ڈرامے کا مقصد کیا تھا؟ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی عزت کا، اپنے ماں باپ کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہ تھا؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، شرمندہ بھی ہوئی، مجھ سے معافی مانگی، مگر اس کی معافی سے کیا ہو سکتا تھا؟ بہرحال اس نے مجھے جب اپنی کہانی سنائی تو میرا غصہ اس پر سے کم ہو گیا کہ وہ بھی درست تھی اور ایسا کرنا شاید اس کا حق تو نہیں تھا، مگر پابندیوں اور ظلم کے نتیجے میں بغاوت ہونا ایک عام سی بات ہے۔ خیر، مجھے سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ماں باپ نے 6 سال اس کے رشتے مسترد کیے اور اس کا مقصد صرف اور صرف خاندان میں شادی کرنا تھا، جبکہ خاندان میں اس کا ہم پلہ رشتہ موجود نہ تھا۔ ایسے میں سعدیہ کو پختہ یقین تھا کہ اس کا حال بھی اس کی 50 سالہ پھوپھی جیسا ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی نہیں کی، اور آج وہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر بے سہارا تھیں۔ ثنا کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ وہ لڑکا جسے سعدیہ پسند کرتی تھی اور جو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا اور دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، اس لیے اس نے بغاوت کا راستہ چنا اور اپنے ماں باپ کی ہمیشہ کے لیے مردہ ہو کر اپنی مراد کو پا لیا۔ خدا جانے اسے جھوٹ موٹ غسل دینے والی نرس کون تھی اور باقی سب معاملات کس نے طے کیے، مگر میں یہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا سعدیہ نے صحیح کیا یا غلط؟ کیا اسے اپنے ماں باپ کے خلاف اس حد تک جانا چاہیے تھا یا پھر کچھ اور عرصہ صبر کر لیتی؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔